चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज से हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके पेपर में आने वाले हैं, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की आज यहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपका टारगेट है 70 प्लस स्कोर करने का, यानी 70 में आपको पता है 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, उसमें से अगर आप 70 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो अब वो समय आ चुका है। जो आपने पढ़ा है उसको और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसमें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसका दोबारा से बेस्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए यही होने वाली है। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, साथ में मैं आपको सोल्व करवाते हुए भी चलूंगा। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, क्या उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है और किस तरीके का रियल पेपर बनने वाला है। जैसे लिखा हुआ है ना कि पेपर से पहले पेपर, तो यही चीज है। आपको लगेगा कि रियलिटी में ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के लिए ही बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी पेपर होगा आपका, एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हार्ड। अब इसमें देखिए क्या है, इजी तो वो होता है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होता है, जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, जो सभी स्टूडेंट को आता है। मॉडरेट वो क्वेश्चंस होता है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है। क्या होती है? जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको हम मॉडरेट क्वेश्चंस बोलते हैं। हार्ड किसको बोला जाता है? देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, लेकिन इसमें हार्ड किसको बोला जाता है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। क्वेश्चंस की भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो स्टूडेंट उस भाषा को समझ जाता है वो उसको सोल्व कर लेता है। तो ये 3 टाइप के आने वाले हैं। तो आज जो ये पेपर हम करने वाले हैं इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीनों टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो पेपर है वो बहुत शानदार होने वाला है। हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से देना है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता तो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। टेंशन मत लीजिए कि हम सोल्व नहीं करवाएंगे, हम सोल्व करवाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए। या तो आता है सॉल्यूशन करो, नहीं आता तो हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लिखा गया है कि 2/3, 4/7 और 9/13 का आपको क्या निकालना है? इसका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर निकालना शुरू कर दिया होगा और कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा। जिसका नहीं आया मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, हम समय कम ही देने वाले हैं, ऐसा नहीं ज्यादा समय देंगे। मैं सोल्व करवाते रहूंगा, तब भी आप सोल्व कर सकते हो, या वीडियो को रोककर आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिसको नहीं आता उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको समझाने का काम करेंगे। सबसे पहले अगर ये लिखा हो एलसीएम, तो यहां पर आपको फोकस करना है, यहां पर आपको देखना है कि यहां पर क्या बोला गया है। जो चीज यहां पर लिखी हो, एलसीएम लिखा है, तो जो ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उनका हम वो ही निकाल देंगे। अगर एचसीएफ लिखा होता तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे होते, लेकिन एलसीएम बोला है तो एलसीएम निकाल देते हैं। 2, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 2, 4 और 9 का क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम निकालो। तो ये कितना हो जाएगा? तो एलसीएम निकालना सबसे आसान है, आपको पता होगा। नहीं पता तो बता देना, एक क्लास बना के आपको बता दूंगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 36 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है? जो पूछा गया वो निकालना है। नीचे वाली संख्या का उसका विपरीत निकालना है, यानी ऊपर वाली का एलसीएम निकाला है तो नीचे वाली का एचसीएफ निकालेंगे। तो अब निकाल दो। 3, 7 और 13 का क्या हो? एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो। इन सभी में कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप सभी को? आपको कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही होगी, सिर्फ एक कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या करना? बस लिख दो 36/1। क्या आ गया भाई? क्या लिखना है? 36/1। 1 बटे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
तो जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया इसका मतलब वो बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से सोल्व कर रहा है। बात को समझो, ठीक है। जिसको नहीं पता समझा देता हूं। ऊपर वाला जो अंश होता है, अंश के लिए जो बोला गया है, जो लिखा गया है वही निकालना है। तो जो नीचे वाला हर होता है, नीचे वाला संख्या, जो भिन्न में नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं, और उसका विपरीत निकालना है जो दिया गया होता है उससे। तो इसका आंसर क्या हो गया 36, क्योंकि 36 क्या आ गया, उसका एलसीएम आ गया, एचसीएफ 1 आ गया, 1 बटे नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या हो गया 36 आपका यहां पे आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो एलसीएम एचसीएफ से ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन से। और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने बोला था कि इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह 7 बजे आपके लिए क्या लेके आएंगे, आप टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है, जिसमें सभी स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको हम सबसे पहले लेके आ रहे होंगे। अब देखिए क्या है ये कि 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 5000 के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज वाली राशि कितनी है। अब ये लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। लग रहा होगा कुछ परसेंट स्टूडेंट को सर ये तो हार्ड बन गया या हमसे नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल आसान है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ोगे। मैथ के क्वेश्चंस को सबसे पहली बात क्या है, सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, सॉल्यूशन आधा वही निकल जाता है। क्या बोला कि 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज, यहां पर बोला गया है कि देखिए 15% दर दे दी गई है, आपको वर्ष दे दिया गया है, लेकिन किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज बोल दिया गया कि उसका ब्याज है, लेकिन राशि आपको नहीं बताएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बताएगी। आगे क्या बोला गया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 5000 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, यानी कि 5000 रुपए की राशि पर जो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका आधा कहां मिल रहा है, वहां मिल रहा है। बस इतना पढ़ लिया। अब निकालते हैं, पहले नीचे वाले से सोल्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना ब्याज आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, सिंपल सा तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं। राशि आपको कितनी दी गई है 5000, साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो एक ही बताया गया कि पहले लिखेंगे राशि कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, उसके बाद पहले साल का ब्याज, इधर दूसरे साल का ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के ब्याज पे भी दूसरे साल ब्याज मिलता है। कितना बोला गया है 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 500, इसका 10% कितना हो जाएगा 500, और इसका 10% कितना हो जाएगा 50। यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है 500 प्लस 500 1000 और 50, ये तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 50 कितना मिल रहा है 1050 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। क्या 1050 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, पता चल गया। अरे इससे पता चल गया ना अपने को कि कितना ब्याज मिल रहा है 5000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 1050 मिल रहा है। लेकिन इसने बोला क्या गया है, तो ऊपर वाले को मिल रहा है वो इसका आधा है, ऊपर वाले को जो ब्याज मिल रहा है वो किसका है, इसका आधा है। इसका आधा कर दो, इसको 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 525 रुपए। 1050 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 525 रुपए ब्याज ऊपर वाले को मिल रहा है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि उसको ब्याज कितना मिल रहा है, आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज वाली राशि कितनी है, तो निकाल दो। जब आपको ब्याज पता चल गया, उधर पता है कि 1 साल में 15% दे रहे हैं, 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज दे रहा होगा 30%, तो 30% का मान हमारे पास है। राशि अपने आप में 100% होती है, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं चैंपियंस। जब पता है तो निकाल दीजिए कि 30% का मान आपको पता है कितना है 525, 1% का मान हो जाएगा इसके बटे में 30, राशि है 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे। यहां से ये कैंसिल हो गया, इधर से काटेंगे 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15, कितना आ गया 175, और 0 इधर है 1750 रुपए क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लैंग्वेज का खेल था, कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को समझोगे सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहले बोला गया, इसको ध्यान से पढ़ लो, क्या बोला गया था कि नीचे वाली को हमने सोल्व किया कि 5000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष है, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो वो हमने निकाला, कितना निकला 1050। अब बोला गया कि जो ऊपर ब्याज मिल रहा है ना वो नीचे वाले ब्याज से आधा है,
तो 1050 यहां पर मिल रहा है, तो आधा कितना मिलेगा 525। अब ये पता चल गया कि ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है 525। अब हमें राशि निकालनी है। जब एक साल में 15% का ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितने प्रतिशत का मिलेगा 30% का ब्याज। उसका मान हमें दिया हुआ ब्याज 30 का मान हमें पता है। राशि क्या होती है, राशि अपने आप में 100% होती है, तो उसका मान निकाल देंगे जो निकल के आ जाएगा 1750 रुपए। निकला ना, कोई फॉर्मूला नहीं, वरना अगर फॉर्मूला से निकालोगे गड़बड़ होता रहेगा। सबसे सिंपल है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे चलिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है बता देना, क्लास करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। प्रॉब्लम आपकी, सॉल्यूशन हमारा, बस आप कमेंट करना सिर्फ। ये वाला क्वेश्चन से निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में आएगा, निकालने की कोशिश कीजिए, मेहनत करने की कोशिश कीजिए। यदि पहली संख्या का 45%, ये क्या है भाई 45% है, ठीक है, 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो आपको बताना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल है, पहली संख्या का 45%, तो पहली संख्या x मानी, उसका 45% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में शो कर देंगे, बराबर है किसके, दूसरी संख्या y के 2/3 के। 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, 2/3 2 और 3, 2/3 इसके बराबर है। तो x और y का अनुपात निकालो, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते, जो कट रहा है वो काट देंगे, नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे। 5 से कट रहा है 5 नहीं 45, 5 से कट रहा है 20 पे। इधर से क्या बच गया, x इधर रख लेंगे, y इसके नीचे ले आएंगे, तो उधर क्या है 2/3 है। अब इधर वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है। 20 है ऊपर चला जाएगा, 9 है नीचे आ जाएगा। कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, नहीं कट रहा तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और 9 तिये 27। x और y का अनुपात कितना आ गया 40:27। ऑप्शन नंबर बी। कर दिया होगा सभी ने, जिसने नहीं किया सीख लो कि x का 45% कैसे लिखा, y का कितना लिखा, x और y को नीचे ले आए, तो क्योंकि बटे में होता है भिन्न के रूप में, बराबर में जो होगा वो अनुपात में चला जाता है। अनुपात समानुपात वाली स्पेशल क्लास करवाई हुई है, लाखों लोगों ने देखा है उसको। ठीक है, समझ में आ गया, बस पेपर में आएगा, लैंग्वेज देख लो, क्वेश्चंस देख लो, फिर मत बोलना। जब पेपर दे क्या होगा ना, बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था उस क्लास में, हमने समझाया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पेपर की शान बनने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, जिससे नहीं निकल रहा निकलवा देंगे, टेंशन मत लो। क्या है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई x प्लस वाई के बराबर तो कितना दिया गया है अपना 23, और x माइनस वाई के बराबर में कितना दिया हुआ अपना 3। अब क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, x और y का मान पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि x का मान पता होगा तभी स्क्वायर कर पाएंगे, y का मान पता होगा तभी उसका स्क्वायर कर पाएंगे। अगर मान ही नहीं पता होगा तो स्क्वायर कहां कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो ये आपको करना है। चलो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ा क्यों, क्योंकि इससे y कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया x और x 2x, और इसको जोड़ेंगे तो 23 + 3 हो जाएगा ये। तो ये 2x बराबर कितना हो गया आपका 26, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 26/2 यानी 13। जब x का मान आपको पता चल गया क्या है, तो y का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यहां पर रखो, इसमें x + y बराबर 23 है, x का मान 13 आ गया, इसको रखेंगे तो 13 + y बराबर 23, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 23 - 13, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो x का मान पता था, y का मान आ गया। पेपर में ऐसे नहीं करना, जल्दी करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि y बराबर 23 - 10, सॉरी 23 - 13, x का मान 13 है ना, तो माइनस कर देंगे 10 का मान आ जाएगा। या आप डायरेक्ट इधर कर लेना कि 23 में से 13 माइनस कर लो 10 आ गया, ऐसे करना है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए है। जब x का मान आपको पता है कितना है, आपका 13 है, x बराबर आपका 13 है, y बराबर आपका 10 है, तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते, निकालते हैं। अभी निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। क्या है, x का स्क्वायर है,
तो x का मान कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस में है कोई नहीं, माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, y है 10 का स्क्वायर है बटे में 13 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 10 का स्क्वायर 100, और ये तो 169 प्लस 100, ऊपर कितना आ गया, इसमें से माइनस कर दो 69, नीचे जोड़ दो 269, अरे यार 269, ये आपका आंसर हो जाएगा 69 और 269 ऑप्शन नंबर से। ठीक है, आया समझ में कैसे किया? इसको देखिए मैं बताता हूं चैंपियन किसको बोलते हैं। ये तो है भाई एक बेसिक अप्रोच जिसको सभी ने किया है। ठीक है, इतना बेसिक करोगे पेपर में हमें इतना समय नहीं मिलने वाला है, तो हम इतने समय से इसको इस तरीके से तो सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे सिंपल बात है, जब आपको पता है कि ये जितना आपने यहां पर लिखा, ये लिखते ही आपको x का मान पता चल गया, कितना आ गया 13 आ गया। जब x का मान 13 आ गया आपका यहां पर, तो y का मान इसमें से माइनस कर लेंगे, डायरेक्ट 13 माइनस करेंगे y का मान निकल जाएगा, y का मान आ गया 10। अब ये आ गया, सिर्फ इतना ही किया हमने, अभी तक ये कुछ भी नहीं लिखा, ये आपका आ गया 13 और 10। अब यहां पर लिखो, लिखना नहीं डायरेक्ट ही करो कि 13 का स्क्वायर 169 और माइनस में 100, कितना आ गया 69, तो पहले लिख लो 69 आ गया। नीचे क्या करना है, आएगा सेम 169 प्लस 100 269, ये आपका आंसर। सिर्फ इतना है, ये चैंपियंस के लिए सिर्फ इतना, समझाने के लिए ये इतना है। बात समझ रहे हो? क्योंकि पेपर में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, औसत वाला है, और मैं आपको बता रहा हूं एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं यहां पर नहीं लिया जो पेपर में नहीं आ सकता। मैंने वो क्वेश्चन लिया जो पेपर में आएगा, और उसकी लैंग्वेज भी सेम एज इट इज ही होने वाली है पेपर में। देखिए क्या है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अब देखिए 80 छात्र हैं, उसमें से क्या है 40% क्या है लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां, इसका मतलब क्या हो जाएगा 32 क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी, तो 32 लड़कियां हो गई तो 48 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे, ये बॉय हो गए ये गर्ल हो गई। बात समझ में आ गई भाई? 80 है उसमें से 32 लड़कियां हो गई तो कितने हो गए 48 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिए क्या है, लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। लड़कों का कितना है 55.5, यानी कितना है 55.5 है, लड़कों का 55.5 है, और कितने लड़के हैं 48 लड़के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। अब सभी का कितना है 54 है, और सभी कितने हैं कुल कितने हैं 80 हैं, तो लड़कियों का औसत भार बताइए। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात तो यही है कि इनका गुना करो, इनका गुना करो, इसका गुना करो, माइनस कर लो, जो आए उसको 32 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस यही आंसर है, इसमें और कुछ नहीं करना। जो मैंने आपको बताया था ना कि मॉडरेट लेवल का आता है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, और कैलकुलेशन करने से आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाता है। तो बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपका समय ही वेस्ट होने वाला है, बाकी ऐसा कुछ इसमें मिलने वाला है नहीं। ठीक है, बात समझ गए? बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकल जाना, और जो निकल जाए वो कमेंट करके बता देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, कमेंट करके बता देना आपको, और कुछ नहीं करना। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाया मैंने, किस टाइप का आएगा पेपर में आएगा, और पेपर में आया हुआ है, लैंग्वेज देख लो। ठीक है, कि 25 पुरुषों को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए निश्चित कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं, क्या बताया था, एमडीएच मसाले वाला बताया था ना, एमडीएच वाला, तो उसको यूज करो, आंसर निकल जाएगा। 25 पुरुष है, व्यक्ति कितने हैं 25, उसके बाद 6 घंटे कार्य करते हैं, कितने दिन कार्य करते हैं 16 दिन। ओके, बटे में दूसरा लिख लो, दूसरा क्या है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 5 दिनों में
कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कितने महीनों की आवश्यकता होगी, ये कर लो। काटोगे आंसर निकल जाएगा। काट देते हैं। 8 दूनी 16, 5 पंजी 25, काट दो। 30 दूनी 120, तो सॉरी 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बस सिंपल सा था। जो दिया गया था उसको लिखो, ऊपर वाले को गुना करो, जो नीचे पूछा है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो जो दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं, आंसर निकल जाता है। बताओ इसमें ऐसा कुछ था कि आप ना निकाल पा रहे हो? ईमानदारी से बता दो, कुछ ऐसा है कि जिसको आप नहीं सोल्व कर पा रहे हो? ठीक है, आपके मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, प्रॉब्लम जिसमें भी आती है बता देना। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा हमने अभी किया था, तो निकालने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट। ये पेपर का है भाई, पेपर में आता है और आएगा आपके पेपर में इस टाइप का, तो इसको निकालने की कोशिश करो, ट्राई कीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, सेम एज इट इज है, वैसा ही है। ठीक है, इस बार लास्ट में पहले और कुछ पूछा था, इस बार ये पूछा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बताइए। नहीं पता? चलो निकालते हैं। x माइनस वाई का 30% बराबर किसके है? x प्लस वाई के 20% के बराबर है। ठीक है, काटते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई और 20 से कट गया 5 पे, तो इधर से क्या बच गया? इधर से x माइनस वाई बच गया, उसको इसके बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, उधर क्या बचा हुआ है? पहले से 1/5 बचा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ये कितने से कट गया? 5 दूनी 10 से, तो यानी इस दोनों के बराबर कितना बच गया? 2/3 बच गया। कितना बच गया? 2/3। बस सिंपल से अब निकालना है, तो इसको जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया? 2x बराबर 5। x बराबर कितना हो गया? 2.5 हो गया। जब x का मान पता चल गया तो y का मान नहीं निकाल सकते, कुल दोनों का मान 3 है, इसमें से 2.5 ये है, तो कितना बच गया y का मान? y का मान आ जाएगा 0.5 यानी आधा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन से नहीं दिख रहा क्या? देख लो। अब आपसे पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है। y कितना आपका? 0.5, x कितना है इसका? 2.5, कितना प्रतिशत है? इसके लिए 100 का यूज करेंगे। दशमलव ऊपर भी नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर से ये कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 से इसको काटेंगे 20 पे, कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जैसे था वैसे ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर पाओ। ठीक है, आगे चलिए, ये वाला देखिए, साधारण ब्याज का। अभी तक आपने सिंपल देखे है ना साधारण ब्याज के, ये देखो ऐसे आते हैं पेपर में, लैंग्वेज ये होती है। सॉरी, ए बी को 26,000 रुपए की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है। उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है आपको बताना है। तो क्या आंसर निकाल सकते हो? जो निकाल सकते हैं चैंपियंस जल्दी निकालिए, वरना हम तो आपको सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ए ने बी को इतने 2 साल के लिए कितने दिए? 26,000 रुपए दिए। सी को 15,000 रुपए दिए 4 साल के लिए, और यहां पर ब्याज है वो क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हो तब हमें कुछ भी नहीं सोचना होता, सबसे आसान होता है। इसका हमें पता होना चाहिए, हमें बताना कि ये वाला है ना वो कितना प्रतिशत है, ये बता दो। बस सिंपल, प्रतिशत से ही तो करवाते हैं हम ब्याज, तो इसमें भी प्रतिशत से ही करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला बता देंगे। क्या कि 26,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए दी गई है, 2 साल के लिए दी गई है, तो 1 साल के लिए 26,000 रही, दूसरे साल भी वो 26,000 रहेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि जो राशि इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी 2 साल में कितने रुपए हो गए? वो 26,000 और 26,000 कितने हो गए? 52,000 रुपए हो गए। उसके बाद जो सी की राशि दी गई थी
वो 15,000 रुपए 1 साल के लिए दी गई थी 4 साल के लिए। जब 1 साल के लिए 15,000 है तो 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी 60,000। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज है तो राशि तो सेम रहेगी, ब्याज सेम रहेगा सेम राशि पे। 0 0 0 2 और 1 यानी 1,12,000 रुपए उसको मिल गए, कुल उसने ब्याज के रूप में दे दिए इतने सालों में, 4 साल इधर 2 साल उधर, कुल इतने दे दिए उसने। अब ब्याज कितना मिला है उसको, ये मिला है, तो यही तो बताना कि ये है वो इसका कितना प्रतिशत है, बस सिंपल सा है। तो निकाल दो कि 8,960 है वो 1,12,000 का कितना प्रतिशत है निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे 8 पे कट गया, 8% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बन गया सबसे सिंपल, सबसे आसान, कुछ किया नहीं, बना ना। इसको बोलते हैं चैंपियंस वाली अप्रोच, जो पेपर में आपको यूज करनी है। प्रॉब्लम आती है बता देना, साधारण ब्याज मैंने करवाया है, वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि कैसे समझाया है, जिसने नहीं देखा, और जिसने देखा होगा उसने तो निकाल दिया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, फॉर्मूले तो यूज ही नहीं करने मैथ में, फॉर्मूला यूज कर रहे हो फिर कहेगा प्रवीण कटारिया से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बात समझ रहे हो। सॉल्यूशन निकल गया, कैसे निकला वो पता चल गया ना, कि 26,000 रुपए थे, 2 साल के लिए थे तो 52,000 रुपए हो गए, 15,000 4 साल के लिए थे तो 60,000 हो गए, कुल 1,12,000 हो गए। ब्याज कितने का मिल रहा है ये, और आपको यही बताना है कि ये ब्याज है वो इतने रुपए में मिल रहा है तो कितने प्रतिशत का मिल रहा है, बस सिंपल सी बात है, निकाल दिया। ये वाला देखिए क्वेश्चंस, एक खुदरा विक्रेता 1,125 में एक रिक्शा खरीदता है, इसके ऊपर ऊपरी व्यय के रूप में 75 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह रिक्शे को इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर जी इसका क्या करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, इतने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में, 1,125 रुपए में उसने खरीदा, 75 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितना हो गया 1,200 रुपए उसके हो गए। अब 1,200 रुपए में खरीदा और 1,380 में बेचा, तो लाभ बता दो। तो इसमें से माइनस करेंगे 180 का लाभ, कितने पैसे 1,200 पे, गुना में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 से काटेंगे 2 पे और इसको 6 से काटेंगे 30 पे, इसको काटेंगे कितने पे 15 पे, 15% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, बस जल्दी जल्दी कर देना, इसका मैं बताने वाला नहीं हूं, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये वाला है आय वाला, पूछा जाता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, आने लायक नहीं आएगा ही सेम टाइप, ये लिख लेना, ये टाइप है ना पेपर में आएगी, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर मत बोलना सर जी नहीं बताया था आपने, बता रहा हूं। और यहां पर जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं पेपर के लायक ही है, सारे के सारे पेपर में आने वाले हैं। देखिए क्या है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो सिंपली लिखो कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी क्या हो जाएगी 140 हो जाएगी। बात पता चल गई कितनी हो जाएगी 140। उसके बाद बोला सी की आय, आगे बोला गया सी की आय है ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए और बी की कुल आय कितनी है 240 है, उससे 30% कम है, मतलब 70% है इसका, तो इसका 70% निकाल दो, कितना हो जाएगा 4 7 28, 2 14 और 2 16, यानी उसकी कितनी है 168 है। ए की पता है, बी की है, सी की है, लिख दी। जिसने ये लिख दी क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आई वाले में यही होता है, लिखना होता है। जिसने इसको लिख दिया सॉल्यूशन निकल गया उसका। अब निकाल दो क्या पूछा है कि ए की आय है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना कम है, इधर 28 कम है। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत भी निकाल दो कि भाई 28 कम है, किससे पूछा है, जिससे पूछा उसको बटे में लिखते हैं, सी से पूछा है तो सी की कितनी है 168, इसको लिखो और गुना में क्या कर दो 100 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये कितने पे गया 6 पे, ये 3 पे, ये 50 पे, कितना आ गया 50/3, या इसको लिख दो 16 सही 2/3%, किधर है ऑप्शन नंबर सी में है। निकला सॉल्यूशन, पेपर में कर दोगे अब आ जाएगा तो, अरे पेपर में कर दोगे आ जाएगा तो,
कि ए की आय है थी, बी की आय 40% अधिक थी तो इसकी 100 थी तो इसकी क्या होगी 140 होगी। अब सी की बतानी है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से, इसकी कुल आय कितनी है 240, इससे 30% कम है, 30% कम है मतलब 70% है। या तो इसका देखो इन दोनों का 30% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या डायरेक्ट आप 70% निकाल दो। तो डायरेक्ट हमने 70% निकाला, कितना आ गया 168 आ गया। अब पूछा था कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम, इसको ध्यान से देखना। देखिए मैं बताता हूं, सॉल्यूशन आपको पता चल गया एग्जामिनर कहां पर गलती करवाता है और स्टूडेंट कहां पर गलती करते हैं। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना था। कुछ कभी क्या पूछेगा कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत है, ये कम लिखेगा तब आपको माइनस करके निकालना है, और प्रतिशत पूछेगा तब आप डायरेक्ट निकाल देना कि 140 है वो 168 का कितना प्रतिशत है। इस बात को नोट कर लेना। और थोड़ा आइडिया कैसे लगाओ, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा सर जी लैंग्वेज बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही, तो हिंट बताता हूं। अगर कम पूछेगा तो यहां पर जो ऑप्शंस होंगे वो कम होंगे, और अगर ज्यादा पूछेगा तो इसमें ज्यादा वाले होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ जाओ बस। अगला देखिए, इसको निकालिए। इस टाइप का एक अभी तो थोड़ी देर पहले आपको दिया था वही है, इसको मैं करवा देता हूं, उसको आपने कर लिया होगा कैलकुलेशन। 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 48 वर्ष है, यानी 45 छात्र हैं, कक्षा की कितनी है 18 वर्ष है, सॉरी ठीक है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। अब 35 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है भाई 15 है, तो आपको बताना है शेष 10 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, इनकी औसत आयु क्या होगी आपको बताना है 10 की। क्या ईमानदारी से बताओ नहीं निकाल सकते? सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको गुना करो। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 कितना आता है, अगर 20 से होता तो ये होता भाई 900, और 900 में से अगर हम 90 कम कर दें तो 820 आ गया। ये 90 कम कर दें, 90 कम करना है ना, तो 810 आ गया। ये कितना आ गया 810 आ गया, सही है ना। ठीक है, 900 में से 90 कम कर दिया 810 आ गया। इसको गुना करेंगे तो 350 तो 1 हो गया, 350 और 175 जोड़ दो, 350 और 175 ये कितना हो जाएगा 5 2 5 525 ये हो गया। इसमें से माइनस कर लो, इधर से कितना आ गया आपका 5, और इधर से कितना आ गया 8, और इधर से कितना आ गया 2, 28.5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस दोनों इसका गुना किया, इसका गुना किया, इसमें से ये घटा दिया, जो बच गया उसको 10 से भाग कर देंगे, हमें औसत पता चल जाएगा, वो आ गया। 10 से था तो इसलिए दशमलव भी लगाना था और कुछ करना भी नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार में 45,000 रुपए में सब्जियां खरीदता है, यदि ओवरहेड खर्च करा मूल्य 4% है, तो इसका मतलब क्या है कि 4500 रुपए की उसने सब्जियां खरीदी, उस पे 4% वो टैक्स लेते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं ओवरहेड खर्च बोला जाता है। यानी अगर सब्जी मार्केट में गए होगे तो आपको पता होगा, जिसको आड़त बोला जाता है। इसमें कभी कभी आड़त भी दे दिया जाता है, क्या आड़त, उसको आड़त या आड़त ऐसे कुछ बोल दिया जाता है, तो वो भी आपको यहां पर लिख के दे सकता है। तो क्या हो गया 4% का खर्चा उस पे और लग जाता है, तो भाई उसको 4% का खर्चा और लग गया, तो कितने का हो गया, ये हो गया 180 रुपए का खर्चा उसका और हो गया, तो उसका कितना हो गया 4680 रुपए की उसकी सब्जियां आ गई है, उसको पड़ी है 4680 की। अब बोला है कि 15% का क्या कमाना चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है, तो सब्जियों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो भाई 4680 की जब आई है तो इसका 15% लाभ निकाल दो, तभी तो उसको 15% मिलेगा। 15% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, गुना कर दो, 4 तिये 12, 1 9 और 1 10, 1 6 और 1 7, 702 रुपए क्या हो जाएगा उसको लाभ होगा। अब पूछा है कितने में बेचना है, तो कितने में बेचना है, इसमें 702 रुपए जोड़ देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 702 जोड़ दीजिए, 2 8 3 5 53 82 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया।
समझ में आ गया कि भाई इतने 4,500 रुपए में खरीदी, 4% का उसको टैक्स देना पड़ रहा है या ओवरहेड खर्च उसका हो रहा है, तो इससे क्या हो गया कि भाई 180 रुपए और लग गए, तो 4,680 रुपए की उसको सब्जियां पड़ी हैं। अब वो क्या करता है, 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 702 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा, 4,680 को उसको पड़ी है, 702 रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है तो 5,382 रुपए में उसको बेच देगा। सिंपल सी बात है। कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें होता है कि सर जी ये जो 15% का लाभ होगा वो इस पे कमाएगा या इस पे, तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट 4,500 पे निकाल देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी। वो गलती करोगे पेपर में नंबर कट जाएगा, 2.5 नंबर आपके उठ जाएंगे, फिर बोलोगे सर जी आता था नहीं कर पाए, नंबर कट गए, जो सही किया था उसका भी आधा नंबर ले मरा। तो वही बात है भाई, ठीक है। देखो क्या है कि एक विशेष कार्य को 18 दिन में, काम और समय का अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो वो ये होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है काम और समय का। तो इसको सोल्व करो। सबसे पहले आपको समय दिया जाता है, थोड़ा सा समय इसके लिए दिया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समय इसके लिए दिया जा रहा है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, निकालने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो वीडियो को रोक लो और निकालने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूं। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं काम और समय से। देख लो क्या है कि एक विशेष कार्य को 18 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। उसके बाद बी दिया गया, बी कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में। उसके बाद क्या कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, वो कितना आ गया, 108 हो गया इनका एलसीएम। उसके बाद बात करें, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 6, ठीक है। कि इनकी काम करने की क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई है, कैपेसिटी निकल के आ गई है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या बोला कि ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ये बोला गया। अब देख रहे हो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, अब कोई छोड़ के नहीं जा रहा, ध्यान से सुनना, कब छोड़ के जा रहा है, कब आ रहा है, इसको ध्यान सुनना है। लेकिन एक कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब देखो, काम खत्म होने से पहले, कार्य पूरा होने का मतलब है कि काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले तो ए छोड़ देता है और 6 दिन पहले बी छोड़ देता है। ए कितने दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन पहले। बी कितने दिन पहले छोड़ देता है, 6 दिन पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर देखें कि जो लास्ट के 4 दिन थे, अंतिम 4 दिन थे, उसमें ना तो ए काम कर रहा था ना आपका बी काम कर रहा था। 4 दिन की, देखिए 6 दिन काम नहीं कर रहा, लेकिन पहले लास्ट के 4 दिन की बात करेंगे ना, क्योंकि ए ने 4 दिन छोड़ दिया है और तो बी ने भी 4 दिन तो छोड़ा ही है, 6 दिन छोड़ा है। तो इसका मतलब लास्ट के 4 दिन ना ए ने काम किया ना बी ने काम किया। तो काम किसने किया, सी ने, अकेले सी ने किया काम खत्म होने के 4 दिन पहले। तो 4 दिन तक किसने काम किया, सी अकेले ने किया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि 12 काम अकेले सी ने किया है। लेकिन उसके बाद देखिए 2 दिन और ऐसे बच गए जिसमें बी छोड़ के चला गया था, लेकिन उस समय क्या था कि ए अवेलेबल था। ए ने सिर्फ 4 दिन काम छोड़ा है ना, 2 दिन तो वो भी था, क्योंकि बी चला गया तब भी तो था। तो इसमें किसने काम किया, सी ने भी काम किया और ए ने भी काम किया। और ए और सी कितना काम करते हैं, ये 6 करता है, ये 3 करता है, यानी 9 काम करते हैं एक दिन में। जब एक दिन में 9 काम करते हैं तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, 18 काम किया होगा। उसके बाद जो बचा हुआ समय उसमें तीनों ने काम किया था। ये जो यहां पर लिखा है इसको समझ जाओ, इसको समझ जाओगे सॉल्यूशन निकल जाएगा, सबसे बेस्ट होने वाला है। इसको ध्यान से देख लो कि 4 दिन ए चला गया तो बी भी गया हुआ था, 6 दिन जा रहा है, 6 दिन पहले जा रहा है। तो इसका मतलब लास्ट वाले 4 दिन तो ना ए था ना बी था। तो काम किसने किया, अकेले सी ने किया।
तो 80 अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा उसने? 12 काम किया होगा। लेकिन जो और 2 दिन बचे हुए हैं, पीछे से 2 दिन और बचे हुए हैं, उसमें बी नहीं था। तो बी नहीं था तो कौन कौन था? ए था और सी था। कौन कौन था? ए और सी। ए और सी कितना काम करते हैं? दोनों 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में उन्होंने 18 काम किया होगा। कुल काम इधर से कितना हो गया? 30। 108 कुल काम था, उसमें से 30 काम हो गया है, तो कितना बच गया आपका यहां पर? 78 काम बच गया। उस 78 काम को इन तीनों ने मिलके किया है। अब पूछा क्या आपसे कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया है, ये आपको बताना है। बी ने कितने दिनों तक कार्य किया है, ये आपको बताना है। तो निकाल लो। अब क्या करना है? बस निकालना ही है, तो निकालिए। अब क्या काम कर रहा है? 6 4 10 और 3 13। 13 काम होता है। कुल काम कितना है? 78 बचा हुआ है। एक दिन में 13 काम होता है, तो कितना दिन? 6 दिन। 6 दिन काम किया होगा तीनों ने मिलकर। क्या किया होगा? 6 दिन काम किया होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यहां पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया। भाई लास्ट के 6 दिन तो वो चला ही गया था, और उसके पास इस बाद में ही तो बचा हुआ काम है। तो सिर्फ उसने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया? 6 दिन। आपसे यह पूछा होता कि कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो उसमें लग गए भाई 12 दिन, क्योंकि 6 दिन तो ये लगे जिसमें तीनों ने साथ काम किया, और 4 दिन ये थे और 2 दिन ये थे, तो 6 दिन ये हो गए। 6 6 12 दिन में पूरा काम हुआ। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पूरा काम कितने समय में हुआ, तो वो हो जाएगा 12। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी की जगह आपसे पूछ सकता है कि सी ने कितने दिन तक कार्य किया। अब भाई सी स्टार्टिंग से लास्ट तक अपना अवेलेबल है, छोड़ के नहीं गया है, तो इसका मतलब 12 दिन काम चला है, तो सी कितने दिन काम करेगा? 12 दिन काम करेगा। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन तक काम किया। अब ए ने कितने दिन तक काम किया, जब आपको पता है कि कुल काम 12 दिन में हो रहा है और काम समाप्त होने से 4 दिन पहले वो जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें से 4 माइनस कर दो, 8 दिन ए ने काम किया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपसे कैसे भी पूछे आप आंसर निकाल देना। मैंने सारे तरीके से आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आ सकता है। पीछे से आपको क्या करना है? आगे से तो वो करते हैं जो बचे हुए हैं, वो काम कर रहे होते हैं। पीछे से जो जा चुके हैं तो बचे हुए हैं वो काम करते हैं। ऐसे याद रख लेना है। पीछे वाला है ये, कार्य होने से, पूरा होने से पहले की बता रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सोल्व करना। इससे बेस्ट क्वेश्चन काम और समय से नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। बात समझ रहे हो? काम और समय का सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन होने वाला है। इसको मैं ट्रिम करके दोबारा भी डालने वाला हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा पेपर में। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है, तो वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या नहीं निकाल सकते कि वस्तु के, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए, 60% अधिक अंकित किया, इसका मतलब कितना कर दिया? 160। तो वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ मतलब 120। अबे 100 में खरीदा था, 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा? 120 रुपए में। तो आपको बताना है, तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या ज्ञात कीजिए। अब भाई 160 रुपए अंकित मूल्य है, 120 रुपए में उसने बेच दिया, तो इसका मतलब छूट कितने रुपए की दे दी? 40 रुपए की। अब ये 40 रुपए इसके कितने प्रतिशत है, यही तो बताने हैं। तो 40 रुपए है, वो 160 का कितना प्रतिशत है, निकाल दो। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गई? कैसे किया, ये बात समझ में आ गई ना आप सभी को? तो बस ऐसे ही करना है कि 60% अधिक अंकित था, तो 100 से क्या कर दिया? 160, और 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 100 से 120 पे बेच दिया। अब 160 अंकित मूल्य था, 120 में बेचा, तो कितने रुपए की छूट दे दी? 40 रुपए की। अब कितने प्रतिशत है? तो 40 है, वो 160 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना था। तो सिंपली हमने निकाल दिया, हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया। आगे चलिए, इसको देखिए क्या है कि एक धनराशि, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्याज वाले पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं ब्याज से भाई,
कि एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताया था कि भाई अगर 100 से दुगनी हो रही है मतलब 200 हो रही है, तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है? 100 का ब्याज मिल रहा है। तो 100 का ब्याज चाहिए हमें, कितने वर्षों में चाहिए? 12 वर्षों में। तो 100 का ब्याज 12 वर्षों में चाहिए, तो 12 अंठे 96 और 4/12 यानी 1/3। तो 8 सही 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी? इसकी दर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसे कर लो कि भाई 100/12 है, काटा तो 50, ये कितना आ गया? 6। उसके बाद फिर कट रहा है 25 और ये कितना? 3। तो 8 सही 1/3 प्रतिशत। ऐसे कर लो, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आपका प्रतिशत आ गया कि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, समय दिया हुआ कितनी दर से 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो 8 सही 1/3 की दर से। बताया था ना कि भाई 100 से 200 हो रही है, इसका मतलब ब्याज, और ब्याज के लिए बताया गया कि 12 वर्षों में ये ब्याज मिल रहा है, तो आपको ये बताना है कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैथ के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूंगा, और आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आई है ये आप कमेंट करके बताना। आपको कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है ये आप सभी कमेंट करके बताना, ताकि आने वाली सुबह 7 बजे वाली क्लास में आपका उस टॉपिक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम कर सके। तो ये कमेंट करके जरूर बता देना। और देखिए दोस्तों, इस क्लास को हम बहुत बड़ा नहीं करते हुए, जैसे जो स्टूडेंट बोले हैं सर जी रीजनिंग का बोला था आपने, हिंदी का बोला था, तो रीजनिंग का आपके लिए दिन में डाल देंगे। ठीक है, ये दिन में 11 बजे आ जाएगा आपके लिए। कंटिन्यूस स्पेशल एक प्रैक्टिस रीजनिंग का भी आपके लिए चला देंगे, ताकि दिक्कत ना हो। एक संदीप सर तो करवा रहे हैं, साथ में मैं भी आपको करवा दूंगा, ताकि आपको और कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। मैथ जरूरी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना स्टूडेंट को, वो मैथ में आ रही है, और मैथ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें करना है। तो इसलिए 2 क्लास मैथ की लेके आ रहा हूं आपके लिए, एक क्लास रीजनिंग की भी हम शुरू कर रहे हैं, और कल एक रीजनिंग वाली क्लास में एक छोटा सा अनाउंसमेंट हो रहा है। जिनको टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे ज्यादा बोल रहे थे सर जी रीजनिंग में टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा, जब रीजनिंग की 11 बजे क्लास आएगी उसमें। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।